मान लो हमारे पास यूरेनियम 235 92 ये न्यूक्लियस है। अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस न्यूक्लियस और एनर्जी रिलीज व्हेन this nucleus is energy released required to break this nucleus into its constituent particles। या तो ये बोल दो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेम ही बात है। तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब ये डेल्टा एम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मासेस, कौन से? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे ये न्यूक्लियस बना है, माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस डेल्टा एम इज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय विच दिस न्यूक्लियस हैज फॉर्म माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। अच्छा, अब ये जो डेल्टा एम है ये किस में होता है? ये डेल्टा एम किस में होता है? एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में होता है। ठीक, एएमयू। अब एक प्रोटॉन, इसको कितना बोलते हैं? 1 एएमयू। इसका मास कितना होता है? 1 एएमयू। यही मास होता है हम एक न्यूट्रॉन का लेते हैं। न्यूट्रॉन का शायद स्लाइटली ग्रेटर होता है, लेकिन हम क्या लेते हैं? सेम लेते हैं, दोनों का 1 एएमयू के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता है कितना होता है, 0.00055 एएमयू ऐसे कुछ होता है। ठीक, ये पहले भी कर चुके हैं हम, लेकिन अभी जो किसकी पड़ेगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की, एएमयू में होना चाहिए। तो ये जो एनर्जी है ये कितनी हो जाती है? डेल्टा एम जो भी आएगा, अगर ये डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एम इज इन एएमयू। अच्छा, अगर 1 एएमयू होता है तो 1 एएमयू के बराबर एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है? वो कितनी होती है? 1 एएमयू के बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम जो एएमयू में ही है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर दिस इज इन एएमयू। ठीक, अब अगर इसका हम बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हैं तो कितनी होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनके ये न्यूक्लियस बना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू कितने प्रोटॉन्स है? 92। ठीक, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू कितने न्यूट्रॉन्स है? 235, ये मास नंबर है, माइनस प्रोटॉन्स कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो माइनस 92। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको कैसे लिखोगे? एम यूरेनियम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और कैसे लिखोगे बताओ? इसको 235 लिखा जाएगा ना। ये मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 235, ऐसे लिखोगे इसको, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये होता है डेल्टा एम। बाइंडिंग एनर्जी तो डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है, ये होता है मास डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज मास डिफेक्ट। एक मिनट। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू दिस, ये क्या हो गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन। डेल्टा एम तो हमने निकाला ही नहीं ना। डेल्टा एम कितना है? डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? यही तो डेल्टा एम हुआ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज डेल्टा एम एंड बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, और ये किसके इक्वल होती है? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर डेल्टा एम इज इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, ये सब होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या लेंगे? 1 एएमयू। इसको यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1 से कर दो, और ये सारा डेल्टा एम आ जाएगा, और ये किसमें है? एएमयू में ही है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इफ इट इज, और ये एक चीज अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, तभी तो ये बनता है। कोई भी चीज तब बनती है जब वो स्टेबल हो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ज्यादा स्टेबल होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है इसका जो मास है वो 235 है,
और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका मास ये बना, और ये मास हमेशा इससे ज्यादा होगा क्योंकि किसी भी मास के एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है, mc स्क्वायर। तो ये जो मास है ये हमेशा इससे कम रहा होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तभी तो वो चीज बनती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है ना। अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तभी तो बनेगी, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा एम, मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको। तो क्या हम स्टेबिलिटी, हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी। इफ बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, स्टेबिलिटी इज मोर। क्या हम बोल सकते हैं? अब जैसे मान लो 10 न्यूक्लियॉन्स थे न्यूक्लियस में, किसी न्यूक्लियस में 10 न्यूक्लियॉन्स थे, ठीक, 10 न्यूक्लियॉन्स थे, तो एनर्जी जो रिलीज हुई या बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो कितनी थी? जो डेल्टा एम मान लो, चलो डेल्टा एम कितना आया? डेल्टा एम 10 न्यूक्लियॉन्स को करने में मान लो 8 आया, ठीक, या 1 AMU आया, ठीक है, मान लेते हैं 1 AMU का डेल्टा एम आया। अब मैंने क्वेश्चन क्या था कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या डेल्टा एम ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एम ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक, यहीं से पता चल रहा है। तो डेल्टा एम ज्यादा होगा या बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी जिस न्यूक्लियस की, क्या वो ज्यादा स्टेबल है? तो मैं वो बता रहा हूं कि अगर 10 न्यूक्लियॉन्स का कोई न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस अगर मान लो कोई 10 न्यूक्लियॉन्स का था और इसकी बाइंडिंग एनर्जी या डेल्टा एम मान लेते हैं, इसका जो डेल्टा एम था वो 1 AMU आया। अब मैंने कोई 20 न्यूक्लियॉन्स का भी न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, 20 न्यूक्लियॉन्स का, इसका जो डेल्टा एम आएगा ये तो गारंटीड है कि ग्रेटर देन 1 AMU आएगा, ग्रेटर देन 1 AMU आएगा। बट क्या वो 20 न्यूक्लियॉन्स का 2 AMU के इक्वल है? ये जरूरी नहीं है, वो 2 AMU से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकता है। तो बेटर क्या होगा? तो ये तो नहीं बोल सकते कि अगर मान लो 2 AMU से कम है तो फिर तो बाइंडिंग एनर्जी तो इसकी ज्यादा ही है, क्योंकि 1 से तो ज्यादा ही है लेकिन 2 से कम आ रहा है, तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? एक्चुअल में हमें बोलना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो स्टेबल है। तो अगर मान लो ये 2 ही आता तो ये स्टेबिलिटी दोनों की बराबर हो जाती। अगर ये 2 से ज्यादा आता तो इसकी ये ज्यादा स्टेबल है इससे, और 2 से कम आता तो फिर ये ज्यादा स्टेबल है। तो पर बाइंडिंग एनर्जी से बेटर सही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी जज नहीं कर सकते, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी ज्यादा होगी दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये 1 से तो ज्यादा आना ही है डेल्टा एम, तो स्टेबिलिटी पता नहीं चलती इससे। स्टेबिलिटी किससे पता चलेगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या डेल्टा एम पर न्यूक्लियॉन बोल दो, ठीक, तो वो जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब जो ग्राफ हमने प्लॉट किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में और ए के बीच में मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो किस तरह से आया? कुछ ऐसे आया। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये होती है EBN, ठीक है, EB अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे? ये तो न्यूट्रॉन लग जाएगा ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास नंबर से। तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए के बराबर ही होते हैं, लेकिन एन से हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर उसका, n प्लस जेड, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज ए, और यही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो मैंने n लिख दिया था, बट n तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम लिखते हैं, तो क्या लिखना चाहिए? न्यूक्लियॉन्स के लिए ए, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू ए, दिस इज मास नंबर, ठीक है। तो EBN वेरियस एलिमेंट्स का मैंने EBN और A के बीच में प्लॉट किया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ऐसे आया, ठीक। और ये जो अब ये जिसकी EBN ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो एलिमेंट था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, और ये कौन सा निकला? ये याद भी होना चाहिए, Fe56, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये छोटे हैं क्योंकि इनका एटॉमिक मास नंबर क्या है? कम है, तो ये छोटे हैं, और ये इससे ज्यादा है इधर वाले। तो अब जो एटॉमिक नंबर 56 से कम वाले हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाएंगे? फ्यूजन करके। जैसे ये वाला एलिमेंट, इसका कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर है इसका कुछ मास नंबर है, मतलब एक इसका कुछ है, इसका कुछ है,
ये दोनों क्या है, इससे लेफ्ट में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज होके इनका मास नंबर बढ़ जाएगा। फ्यूजन हम पढ़ते हैं ना कि फ्यूज होने के बाद क्या होता है, मास नंबर बढ़ जाता है। फिशन में क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है। फिशन में 1 से 2 3 ऐसे बनते हैं, तो उनके मास नंबर कम हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के। इसमें क्या होगा, दोनों मिलके हायर मास नंबर वाला बनेगा, तो वो इसके करीब पहुंचता है। तो दिस इज हाउ द स्टेबिलिटी इज अटेन्ड बाय फ्यूजन फॉर दीज एलिमेंट्स। एंड फॉर दीज एलिमेंट्स स्टेबिलिटी कैसे अटेन होगी, इसको इधर जाना है, तो ये क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा फिशन के थ्रू। तो ये वाले एलिमेंट्स फिशन करके स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, और ये वाले एलिमेंट्स फ्यूजन करके स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, Fe56। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।